वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। 2024 का चुनाव शुरू हो गया। पहले फेज का मतदान है। 102 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए कह रहा है या दावा कर रहा है कि 400 पार। जो ऑपोजिशन है इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, वो कहते हैं कि बमुश्किल 180। इस दौरान में कई सवाल उठे हैं, लेकिन ताज़ा मसला ये है कि दुनिया एक बड़े संकट के सामने खड़ा हो गई है। इजरायल ने ईरान के ऊपर जवाबी हमला किया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद एक नए युद्ध की शुरुआत दुनिया को एक बड़े संकट में डाल सकती है। भारत वैसा देश है जो रूस और ईरान इन दोनों से तेल का आयात करता है बड़े पैमाने पर। आज मेरे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कई मसले हैं देश से लेकर के और विदेशी मोर्चे तक। मोदी की सरकार ये कहती है कि हमने देश में तरक्की की रफ्तार ही नहीं बढ़ाई है, दुनिया के मोर्चे पर, मंच पर हमने भारत की साख और शक्ति दोनों बढ़ाई है। ये जो नया संकट है ईरान इजरायल का, इसको आप कैसे देखते हैं, सरकार कैसे देखती है? दो बातें। जो युद्ध का संकट दुनिया के कई देशों में आज खड़ा हुआ, वो इस और इशारा करता है कि भारत को फिर एक बार मजबूत नेतृत्व चाहिए, जो सरहद सीमाओं को सुरक्षित रखे, सेना को सशक्त करे और भारत को आर्थिक और हर तरीके से सशक्त करे। और ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में किया। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। हमने जब 2014 में आए तो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। हमारे खजाने मात्र $380 बिलियन थे, आज $620 बिलियन है। $387 बिलियन का एक्सपोर्ट था, आज $776 बिलियन का एक्सपोर्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट 5.1% था, आज मात्र 2% है। हमारे एक्सपोर्ट हर क्षेत्र में बढ़े, मोबाइल में, मैरीन में, टॉयज में 2.5-3 गुना बढ़े। और हमारा जीडीपी ग्रोथ, जो विकास दर है, वो 2014 में Q4 में मात्र 4.6% थी, आज 8.4% है Q3 की लास्ट ईयर। इससे पता चलता है भारत आर्थिक तौर पे भी और सैनिक शक्ति के तौर पे भी सशक्त हुआ। कैसे? राफेल विमान खरीदा, लड़ाकू विमान तेजस अपना बनाया, लेटेस्ट हथियार, तोप, मिसाइल सब बनाया, परमाणु हथियारों को भी और सशक्त किया। आज भारत की सेना को और मजबूत किया, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, लेटेस्ट हथियार दिए। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? परमाणु हथियार खत्म कर दो, अपना रक्षा बजट कम कर दो। क्यों भाई? परमाणु हथियार क्यों खत्म कर दो? आज जो संकट दुनिया में, क्या हम भारत को कमजोर कर दें? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लड़ाकू विमान नहीं खरीदे, 10 साल सत्ता में रही, दलाली ढूंढती रही, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी। क्या क्यों कारण रहे? लेटेस्ट हथियार क्यों नहीं बना पाए? दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला भारत था, आज 1 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग भी हमने रक्षा क्षेत्र में पिछले साल अपनी कर ली, एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। जो आपका मूल सवाल है कि युद्ध जैसी स्थिति अगर ईरान और इजराइल में होती है, रशिया यूक्रेन में है, इजराइल फिलिस्तीन में है या हमास में है, तो ये परिस्थितियां जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, उससे दो संकट खड़े होते हैं, एनर्जी का भी और युद्ध का भी। एनर्जी संकट दूर करने के लिए मोदी सरकार ने एक स्पष्ट निर्णय लिया कि हम तेल और गैस की खरीद करते रहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मार्केट लोकल है, जो डिमांड हमारी कंजम्पशन यहाँ पे होती है, हमारे कंज्यूमर यहाँ पे बहुत बड़ा है। इसलिए हम महंगा एनर्जी नहीं खरीद सकते, क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते, गैस नहीं खरीद सकते। उसका हमें लाभ मिला, इसलिए आज महंगाई नियंत्रण में है, जबकि यूरोप और अमेरिका में कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ी। दूसरा, भारत ने जब पहला युद्ध छिड़ा था यूक्रेन और रशिया में, तो भारत ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा? दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम बातचीत के पक्ष में हैं और निर्णय, डिसीजन डिबेट के माध्यम से हो, टेबल पे हो, डिस्कशन के माध्यम से हो। तो मुझे लगता है भारत का पक्ष बहुत साफ है। दुनिया भर में कहीं पे भी युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति से हो, बातचीत से हल निकले। अगर आपका नेतृत्व बहुत मजबूत है और विकास के रास्ते पर आपने बहुत आगे देश को रखा है,
आपने इतने आंकड़े दिए हैं। आपका जो विपक्ष है वो ये कहता है कि आप बुनियादी सवाल पर नहीं आते हैं। आप रोज़गार पर नहीं आते हैं, आप महँगाई पर नहीं आते हैं और इन सवालों से भागने के लिए आप अलग-अलग मुद्दे तलाशते हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ इन मुद्दों पे चर्चा हो, विपक्ष ही नहीं आ रहा। वो कभी कहते हैं मोदी आएगा तो मुसलमान खत्म हो जाएगा, मोदी आएगा तो भारत में ये हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राणा जी, ये नरेंद्र मोदी वही शख्स हैं जिनके 10 साल में मुसलमान भाइयों बहनों को उनके पूरे हक मिले, ट्रिपल तलाक से निजात भी मिली, रसोई गैस का सिलेंडर, पानी का कनेक्शन, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में अनाज, पक्का मकान, शौचालय और बिजली का कनेक्शन भी मिला, जो कांग्रेस ने 60 साल नहीं दिया, मोदी सरकार ने दिया है। कोई भेदभाव नहीं किया। और दूसरा, ये जो टुकड़ों में बांटने की सोच कांग्रेस की है, टुकड़े टुकड़े गैंग को भी शामिल किया। आज उत्तर दक्षिण को अलग देखते हैं, पूर्व पश्चिम को अलग देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाकर एक्शन करके दिखाया, विकास किया। सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्री को नॉर्थ ईस्ट में लेकर गए, हजारों करोड़ रुपए के पुल, सड़कें एक एक राज्य में बनाए, लाखों करोड़ का विकास करवाया। आज भारत में विरासत भी बचाई, विकास भी किया। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। करतारपुर कॉरिडोर खिलाया, हेमकुंड साहब में रोपवे पहुंचाया, बुद्ध सर्किट बनवाया। हमने विकास विरासत दोनों को साथ साथ चलाया है। आज रामायण उत्सव दुनिया भर में मनाने की तैयारी चल रही है। आज भारत की ताकत, हमारी कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया पहचान रही है। इससे पर्यटन को भी बल मिलेगा, हमारी विरासत को बचाने का काम भी होगा। ये जो संविधान पे सवाल खड़ा करते हैं कि बाबा साहब का संविधान खत्म कर देंगे, 62 बार कांग्रेस ने संशोधन किया, 62 बार। नेहरू जी, राजीव जी, मनमोहन जी और इससे पहले राजीव गांधी जी, 62 बार। आप दिखाइए राहुल गांधी जी के, राजीव गांधी जी के पुराने वीडियो राहुल गांधी जी को। एक तरफ राजीव गांधी जी कहते हैं बार बार संशोधन की जरूरत पड़ी तो करेंगे, और राहुल गांधी जी कहते हैं हम संविधान का संशोधन नहीं होने देंगे। लेकिन एक बार-बार जो मसला है नैरेटिव के तौर पर विपक्ष खड़ा कर रहा है, राहुल गांधी खास करके, वो ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी दफ़ा सत्ता में आ जाती है तो संविधान खतरे में होगा, यह देश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। एंटी सनातनी खतरे में है, टुकड़े टुकड़े गैंग खतरे में है, हिंदू विरोधी खतरे में है, भारत विरोधी खतरे में है, और जो टुकड़े टुकड़े की सोच रखते हैं वो खतरे में है। उनको अपना खतरा नजर आता है कि देश की जनता उनको इस बार फिर सफाई कर देगी। वोट में इतनी ताकत है, 2014 में, 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की बनाई। ऐसी ताकतों को जो देश, सनातन, हिंदू और हम सबके विरोधी हैं, देश के लोगों के, उनको घर पे बिठाया है। ये वोट की ताकत देश की है। आप वोट की ताकत की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कहा है कि अगर ईवीएम ठीक-ठाक रहा तो 180 के नीचे ही बीजेपी निपट जाएगी। पहली बात तो ईवीएम लाया कौन? श्रीमान राहुल गांधी जी बताएं, ईवीएम लाया कौन? और जब 2004 में यूपीए सरकार जीती, कांग्रेस चुनाव जीती, अटल जी की सरकार थी, यही जीते, ईवीएम में हुआ वोट। 2009 में भी यही जीते, इनकी सरकार थी। 2014 में इनकी सरकार थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती। 2019 में हमारी सरकार थी, तब हम जीते। इसका ईवीएम से क्या लेना देना? ये तो जनता जिसको वोट डालती है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इनको वोट ना मिले तो जनता का अपमान करती है, और ये ईवीएम का अपमान नहीं, जनता का अपमान है, और जनता इसका करारा जवाब एक बार फिर देगी। अरे वापस बैलेट पेपर लूटना चाहते हैं, वापस पोलिंग बूथ लूटना चाहते हैं, फर्जी ठप्पे लगा के चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या लोगों ने नहीं देखा कांग्रेस का और लालू प्रसाद यादव जी और उनके बाकी नेताओं का राज? बैलेट बॉक्सेस को उठा के भाग जाते थे, बम विस्फोट कर देना, गोली चलाना, लोग घर से ना निकले और ठप्पे लगाते रहो अपनी पार्टी के। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, उन्होंने कहा था कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी साफ होगी। आज उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए। जो व्यक्ति पिछले 5 सालों में इन इलाकों में निकला ही नहीं, घर पे बैठ के राजनीति करता है, ये दोनों युवा जो साथ में आए हैं, जिनको मुलायम जी कहते थे उत्तर प्रदेश के 2 लौंडे, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता ने उस समय भी घर बिठाया, लोकसभा के चुनाव आए तब घर बिठाया। लोगों ने सोच ईमानदार, काम दमदार, इसी को वोट दिया है, और ये भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश ने निर्णायक भूमिका 2014 में भी, 2019 में भी निभाई।
इस बार तो उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड वोट देगा, क्योंकि रिकॉर्ड विकास उत्तर प्रदेश का मोदी जी ने किया है। एक और राज्य है तमिलनाडु। शायद लोग चर्चा में कम इसको ला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस साल 9 हफ्ते में 9 बार यात्राएं की हैं। सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करना, काशी तमिल संगमम की स्थापना और बार बार तमिलनाडु की यात्राएं। आज तमिलनाडु का पूरा चुनाव खत्म हुआ 39 की 39 सीटों पर। तमिलनाडु से अनुराग ठाकुर को, चूंकि आप पार्टी के कैंपेन में भी हिस्सा रहे हैं, आप स्टार प्रचारक भी हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप? हम इस बार इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे रिकॉर्ड वोट शेयर भी लेगी और सीटें भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे AIADMK और DMK की राजनीति से लोग त्रस्त आ चुके हैं, विकल्प चाहते हैं। विकल्प के रूप में उनको भारतीय जनता पार्टी और NDA नजर आती है, जहाँ उनको लगता है कि हमारी आवाज़ यहाँ से देश में भी पहुँचेगी, क्योंकि DMK और AIADMK के सांसद तो अपने तक ही सीमित रह जाते थे। ये परिवारों तक सीमित पार्टियां हैं, वो देश के साथ आगे बढ़ना चाहते। कच्चा तीवू आइलैंड कैसे इंदिरा जी ने दे दिया और DMK चुप बैठी रही, हाथ में हाथ मिला के बैठी रही। क्या हुआ? क्या मछुआरों को याद नहीं आई? क्या तमिलनाडु और भारत की याद नहीं आई? मैं कारण पूछना चाहता हूँ। अरे मोदी जी ने तो सौराष्ट्र तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम, यही नहीं, नया संसद भवन में सेंगोल की स्थापना करना और तमिलनाडु से ही बुलाना पूजा पाठ के लिए भी, बाकी सब धर्मों के लोगों को बुलाना। ये OBC वर्ग से थे, ये तो किसी ने जाना नहीं। तो हम तो इनकी तरह राजनीति नहीं करते कि ये कि वो, लेकिन तमिलनाडु को जितना मान सम्मान मोदी जी ने दिया, और अब तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स दुनिया भर में स्थापित, रामायण उत्सव दुनिया भर में करना, रामलला की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मोदी जी जितने मंदिरों गए उसमें ज्यादातर दक्षिण भारत के थे, तमिलनाडु के ज्यादा थे। वहां पे रुकना रामेश्वरम में भी, जमीन पे सोना। साहब 11 दिन एक अन्न का दाना ना खाए बिना मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा जो की है, उसमें मैं कहूँगा ये अनुष्ठान जो मोदी जी ने लिया शायद कोई और कर नहीं सकता था। तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा हथियार रहा है द्रविड़ मूवमेंट, या एक अलग तरह का स्प्लिट। नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझ करके उसको सनातन से जोड़ा है और एक नए तरह की जागरूकता तमिलनाडु के भीतर पैदा करने की कोशिश की है। तो क्या ये सनातन है नरेंद्र मोदी का, वो द्रविड़ का जवाब है? देखिए, मोदी जी ने विकास किया है तमिलनाडु का। चेस ओलंपियाड दिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिया, भारी इंडस्ट्रीज दी, FDI दिया, सब कुछ दिया। हमने नेशनल हाईवे से लेके वंदे भारत से लेके एयरपोर्ट तक सब कुछ किया। हम तो विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, एक नज़रिए से सबको देखते हैं। लेकिन ये लोग क्षेत्र, बोली इसके नाम पे बांटते हैं। अरे मोदी जी तो तिरुवल्लुवर जी की कविताओं को, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड फिलोसफर, उनकी कविताओं को, उनकी अपनी बार बार भाषणों में देश विदेश में भी कहते हैं। इतना मान सम्मान किसने दिया? और मोदी ने कहा हमारी तमिल सबसे पुरानी भाषाओं में से एक दुनिया की, हमें इसको और मान सम्मान देना है और आगे बढ़ाना है। स्थानीय भाषाओं को हमने, चाहे टेस्ट देने की बात हो या नौकरी पाने की बात हो, हमने महत्व दिया। साहब ये कहाँ थे इतने साल तक? मोदी सरकार ने किया है, तो इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। जब आप कच्चा तेलुगु की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से आता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 2000 किलोमीटर की ज़मीन जो है चीन ने लेह लद्दाख जम्मू में मैं तरफ बड़ी ना ली है। गंभीरता से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, 1 इंच भूमि को भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ना ले पाया है, ना ले पाएगा। अरे जो चीन उस समय अतिक्रमण करने का प्रयास भी कर रहा था, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी सीमा पर गए, रक्षा मंत्री जी गए, लेकिन राहुल गांधी जी चीन के एम्बेसडर और चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में क्या कर रहे थे, ये देश को बताना चाहिए। कच्चा थीवू आइलैंड श्रीलंका को क्यों दिया, देश को बताना चाहिए। हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने एक्साइज से लेके बाकी सब पे कब्जा किया। पंडित नेहरू से लेके इंदिरा जी, राजीव जी तक क्यों हुआ, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी तक क्यों हुआ, देश को, कांग्रेस को बताना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर क्यों कब्जा किया, जब 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में पाकिस्तान के थे, तब उसको वापस क्यों नहीं लिया। अभी आपने POK की बात की है। हाल में सरकार, खास करके प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के हवाले से 2 तरह के बयान आए।
कि भारत के दुश्मन चाहे जहाँ कहीं भी होंगे, अगर दूसरे देश में होंगे तब भी घुस करके मारेंगे। और इस मामले को पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के भीतर जो आतंकवादी मारे गए या दुनिया के दूसरे देशों में, खासकर कनाडा में मारे गए, उसको जोड़ा है भारत की एक प्लानिंग के साथ कि रॉ के ज़रिए हिंदुस्तान इस तरह की हत्याएँ करवा रहा है। ये घुस के मारेंगे का मतलब पाकिस्तान ने ऐसे रखा है। देखिए, पाकिस्तान बोले सो बोले, पाकिस्तान की भाषा जब भारत के कुछ विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उनकी सोच पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अगर राहुल गांधी जी कहें कि न्यूक्लियर वेपन ही खत्म कर दो, अपनी हथियार खत्म कर दो, अरे देश के लोगों जागिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जीप घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला किया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला किया, सबमरीन घोटाला किया, और अब इन्होंने ही परमाणु हथियार खत्म करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे सैनिकों को नहीं दी 10 साल में, इन्होंने लड़ाकू विमान नहीं दिए, इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने परमाणु शक्ति भारत की खड़ी भी की, और हमने अपनी रक्षा शक्ति को और खड़ा किया है। तेजस एयरक्राफ्ट से लेके हमारे स्थानीय हथियारों को हमने और मजबूती के साथ बनाया, ऐसी मिसाइल्स बनाई जो दुनिया में केवल 4-4 देशों के पास है। आज भारत सीमा सरहद इतना सुरक्षित कर रहा है, अपनी सेना को इतना सशक्त कर रहा है, अपनी सैन्य क्षमता को इतना बढ़ा रहा है, साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। ये एक साथ दोनों काम करना मोदी सरकार ने किए हैं। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी, अगले 5 सालों में तीसरे नंबर की बना देंगे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ को मुफ्त में इलाज, 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज, और अब अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। 3 करोड़ पक्के मकान और बनाकर दे देंगे, 70 साल से ज्यादा वालों को मुफ्त इलाज करा देंगे, और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। आपका विपक्ष इसी पर सवाल उठाता है जो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार मजबूत होता हुआ देश है और 80 करोड़ लोग राशन के लिए तरस रहे हैं। उनको राशन ना दो तो उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो यह दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यह किस तरह की तरक्की है, किस तरह की अर्थव्यवस्था है? देखिए, कोविड के समय भी जब सबसे बड़ा संकट आया महामारी का, तो यही लोग थे जो कहते थे, अखिलेश जी और राहुल जी, जिन 2 युवाओं की आप बात करते हो, शहजादों की, वो दोनों क्या कहते थे? मेक इन इंडिया वैक्सीन है, लगाना मत। भारत के लोगों ने मोदी जी की बात सुनी, वैक्सीन लगाई, मुफ्त में लगी और जान बची। गरीब की थाली पर अनाज भी कम नहीं होने दिया, भरपेट खाना भी दिया। किसान को खरीद भी पूरी की, दाम भी पूरा दिया। कांग्रेस ने 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की खरीद की, हमने 18,40,000 करोड़ की एमएसपी में खरीद की है साहब। 3 लाख करोड़ तो हमने अलग से पीएम किसान सम्मान निधि में दिया, 1.5 लाख करोड़ का फसल बीमा योजना में मुआवजा दिया। बैंकों से इनके समय एक साल में 7 लाख करोड़ मिलते थे, हमारे समय 20 लाख करोड़ मिलते हैं, ये फर्क है। इनका बजट 27,000 करोड़ का था, हमारा 1,25,000 करोड़ का है, कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं, ये लोग आपको भ्रमित ही करेंगे, आप इनकी बातों में मत आइए। जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। आज गरीब व्यक्ति, आप मान लीजिए 60 साल में इन्होंने क्या किया साहब? कुपोषण के शिकार कितने बच्चे हैं, महिलाएं कितनी एनीमिक हैं, डाटा। अरे भाई, दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के मरीज यहाँ पे, एनीमिक यहाँ पे जाके कुपोषण के। आज हमने पोषण अभियान चलाया, महिलाओं की जान बचाई। अगर उनकी प्रेगनेंसी भी होती है तो 26 हफ्ते की छुट्टी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमने दी। 6,000 रुपया हम उनको अलग से देते हैं। गर्भवती महिला जब अस्पताल जाएगी तो उसको पौष्टिक आहार से लेकर दवाई से लेकर इलाज तक सब, और 6,000 रुपये अलग से देते हैं। बेटी पैदा हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ती है, और सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ भी मिलता है। अरे अनुराग जी, हमने तो बेटियों को मजबूत किया, और नारी शक्ति वंदन बिल लाके 33% आरक्षण दिया। इन्होंने नहीं दिया, ना सोनिया जी ने ना इंदिरा जी ने। एक जो आपका संकल्प पत्र है उसमें आप कहते हैं कि हम यूसीसी लेकर के आएंगे, नई सरकार आती है तो वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, जिसको आप घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जो पर्सनल लॉ है उसमें हम लोगों को थोड़ी रियायत देंगे, आज़ादी देंगे, और अगर बदलाव है, बदलाव के हक में हम हैं, लेकिन सहमति से होना चाहिए। अब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। आप कहते हैं कांग्रेस कंफ्यूज्ड पार्टी एंड करप्ट पार्टी है। इनके बयान से पता चलता कि कंफ्यूजन कितनी है। जब भ्रष्ट शासन आपका हो
लेकिन सोच भी भ्रष्ट हो जाए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आज आप 40 सीटों की लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ जी, इसमें देखिए क्या बात है, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा? एक समय पे चुनाव हो जाएंगे तो समय बचेगा देश का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा समय हम काम कर सकते हैं, उतनी नीतियों को लागू नीति अच्छा कर सकते हैं, देश के हज़ारों करोड़ बचेंगे, चंदा कम देना पड़ेगा, खर्चा कम होगा, सब कुछ होगा साहब। कांग्रेस क्यों इसके विरोध में है? पहली बात ये, इन्होंने वन नेशन वन टैक्स को भी विरोध किया, लेकिन आज जीएसटी देखिए कितना, इससे लोगों को सस्ता माल मिला। क्यों? क्योंकि जीएसटी में दाम कम से कम 5-7% कम हुए, समय कम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम लगता है, चुंगी नाके खत्म हो गए। आज हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, फास्ट टैग लगा तो आप जहाँ 743 सेकंड खर्च होते हैं 47 सेकंड में नाका पार कर जाते हो। बैंक खाते खुलवाए, डिजिटल पेमेंट की, मोबाइल पेमेंट, ये विरोध करते थे, आज दुनिया का नंबर 1 डिजिटल पेमेंट वाला देश भारत बना है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना जिसने दक्षिण ध्रुव पे तिरंगा फहराया। स्पोर्ट्स में सेंचुरी लगाने का काम हमने इस बार किया, तो कभी कर नहीं सकते थे। 107 मेडल जीतने का काम किया। स्टार्टअप्स इनके समय 500 थी, आज 1,20,000 स्टार्टअप है, $450 बिलियन की वैल्यूएशन, लगभग 4 लाख करोड़ की वैल्यूएशन। साइंस में हम आगे बढ़े क्योंकि हमने आज अपना स्पेस सेक्टर तो बड़ा ही बड़ा, साइंस में भी वैक्सीन के उत्पादन से लेके हमने बाकी सब किया। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि साइंस से स्टार्टअप्स हो, स्पोर्ट्स से स्पेस हो, सब में भारत ने अपना परचम लहराया है। अभी तो बहुत आगे जाना है साहब, अभी तो 10 सालों में हमने मजबूत नींव रखी है, इनके भ्रष्ट शासन से छुटकारा दिलाया है, अब तो विकसित भारत बनाने का इरादा संकल्प लेके चले। तो ये 2047 से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बना देंगे और उसकी बुनियाद जो है ये अगला जो टर्म होगा वो रखेगा। आपको यकीन है कि ये तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी की 400 पार के साथ चलेगा? मैं इतना आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ, भारत की जनता ने निर्णायक वोट 2014-19 में दिया, अब भी देंगे। उन्होंने तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, एक कुशल नेतृत्व और निर्णय क्षमता वाले नरेंद्र मोदी को चुना, अब फिर चुनेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों का मान सम्मान इतना बढ़ाया कि आज भारत का मान दुनिया भर में बढ़ा। आज कोई विदेश जाता है उससे पूछिए भारत का कद कितना बढ़ा। यूक्रेन के युद्ध में 27,000 विद्यार्थियों को, भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाकर तिरंगा हाथ में पकड़कर सुरक्षित निकाला। ये मोदी कर सकते थे, भारत कर सकता था। टर्की, लीबिया, सीरिया, नेपाल, अफगानिस्तान, सब जगह से। अफगानिस्तान तो देखिए सिख भाइयों को, गुरु ग्रंथ साहब को स्पेशल प्लेन भेज तक के वापस मुड़ रहा है। आज ये भारत के बढ़ते कदम है, दुनिया युद्ध रुकवाने के लिए भी किसी देश की ओर देखती तो भारत की ओर देखती है। ये देखिए भारत का कद कितना बड़ा है। ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। एक सवाल अभी दिल्ली में है। दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं। पार्टी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आतिशी के ज़रिए कहा जाता है कि वो शुगर के पेशेंट हैं और उनको जानबूझ करके आम और मिठाई खिलाई जाती है, उनकी तबीयत बिगाड़ी जा रही साजिशन। झूठ, नौटंकी और भ्रष्टाचार, इसके लिए कोई जानी जाती तो आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ने की बात करते थे लेकिन आज भ्रष्टाचार में डूबे हैं। जो कुर्सी को भ्रष्ट बताते थे, जो इसके हाथ चिपक जाता है, अरविंद केजरीवाल चिपक के बैठे हैं, जेल में बैठे हैं लेकिन कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे। जिनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में, जिसका जेल मंत्री जेल में, जिसका शराब मंत्री जेल में, जिसका उप मुख्यमंत्री जेल में, जिसका मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में, आप उनसे क्या उम्मीद करोगे साहब? ये झूठ की राजनीति करते हैं, पहले कुछ कहते हैं ये होने वाला है, 2 दिन कुछ नहीं होता साहब। लेकिन मीडिया, आप लोग खबर चलाते हो इनकी, मुझे तो आपके ऊपर दे आती है कई बार कि आप इनके झूठ और ऐसे बातों में कैसे आ जाते हैं। यानी कि आम पे आम, मिठाई पे मिठाई। अरविंद केजरीवाल जी, अरे जेल गया व्यक्ति जिसको चिंतन करना चाहिए भ्रष्टाचार, शराब के घोटाले में, आज शराब के घोटाले में जाकर भी शर्म नहीं है, लेकिन खाने पीने में इतनी व्यस्तता है। उनको अच्छा खाना मिले, हम चाहते हैं घर का खाना मिले, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर ईडी ने जो कहा वो सच है, जो उन्होंने कोर्ट में कहा तो सच ही होगा। उन्होंने क्या कहा? अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बेल पाने के लिए। अरे किस तरह के षड्यंत्र रचते हो? अब वो कहते हैं एक मंत्री के ज़रिए अगर कोई बात आती है तो गंभीर मानी जाती है कि कोई आदमी अपनी जान जोखिम में जानबूझ करके थोड़े डालेगा। मिठाई आम खिला करके उनकी सेहत ख़राब की जा रही है। वो टाइप 2 के शुगर पेशेंट हैं, उनका शुगर जो है 300 से ऊपर रहता है।
अब इस तरह के आरोप लगते हैं तो चिंता तो लाजमी है कि आप लोग भी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी ने सच कब बोला, जरा ये बता दीजिए, कब बोला सच? ये जो कहते हैं कि मेरे पास मेरा ट्रेल नहीं है, कोई पैसे की बरामदगी नहीं है, हमारा कहीं कोई नाम नहीं है, आप ये मुझे पॉलिटिकल बताइए, दुनिया कॉन्स्पिरेसी का है। कौन सा ऐसा अपराधी, कोई चोर, कोई भ्रष्टाचारी है जो कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया? तो आपको लगता है कि ईडी जो कुछ भी कर रहा है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल है? भाई मैंने तो पहले दिन से कहा, ये जो मनीष सिसोदिया जी जिस समय पकड़े गए थे, मैंने तब भी कहा था किंग पिन अभी बाहर है और किंग पिन अरविंद केजरीवाल है और किंग पिन अब जेल के अंदर है। अनुराग जी, आपने समय निकाला, खुल करके बात करते हैं आप मुखर हैं और हर सवाल का जवाब आप बहुत बारीकी से देते हैं। डेटा जिस तरह से आपको याद है, मुझे लगता है कि ये आंकड़े बहुत मुश्किल है याद रखना, लेकिन आप सरकार के सारे डेटा याद रखते हैं। मोदी जी ने काम बहुत किया, बहुत कम बताने का अवसर मिलता है क्योंकि राजनीतिक सवाल ज़्यादा होते हैं, उपलब्धियां हम जो बताना चाहते हैं वो रह जाती। जैसा मान लीजिए कि 70 साल से ज़्यादा वाले को अब जितने सबको अब इलाज मुफ्त में मिलेगा, 3 करोड़ पक्के मकान नए मिलेंगे, अब नारी शक्ति वंदन बिल लागू हो जाएगा, हमारा स्पेस सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर और बढ़ जाएगा, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाएंगी। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है साहब। अपनी सरकार को लेकर के आपका जो दावा है देश की जनता सुन रही है और वो अब वोट कर रही है, वही तय करती है कि आपकी सरकार और आपके दावों में कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।